गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यहाँ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट हम इसमें कुछ टर्म्स ले रहे हैं। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल में जो विद्युत चालकता उत्पन्न होगी उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवाह वेग का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मस्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स में अपवाह वेग उत्पन्न नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं उस केस में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहा है, फ्री है हर एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी वो हर डायरेक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग एक अपोजिट डायरेक्शन में भी उसकी वेलोसिटी मिलेगी हमें। इस वजह से जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो ज़ीरो हो जाएगी, नेट वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ओवरऑल एक ड्रिफ्ट मिलेगी, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, हम अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसके बाद भी ड्रूड ने ये कहा कि अपवाह वेग मिलने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आयन कोर से टक्कर करते हैं। आयन कोर से टक्कर होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी का लॉस कर देते हैं। वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एक लगभग नियत वेग से, नियत अपवाह वेग से एक दिशा में मूव करते हैं। तो देखिए ये जो अपवाह वेग है इसमें भी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो डी वी डी अपॉन डी टी, इस अपवाह वेग में समय के साथ जो परिवर्तन है इसको हमने दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक तो हो गया बाह्य क्षेत्र लगाने से, क्योंकि हमने बाह्य क्षेत्र लगाया तो डेफिनेटली वी में परिवर्तन हुआ, उसे अपवाह वेग में परिवर्तन हुआ समय के साथ। दूसरा है डी वी डी अपॉन डी टी, टक्कर, जो कोलिजन वाला है, टक्कर वाला जो समय के साथ जो है टक्कर की वजह से भी अपवाह वेग में परिवर्तन आता है। तो यहाँ हमें पता है कि बाह्य क्षेत्र की वजह से जो परिवर्तन है समय के साथ अपवाह वेग में, इसका मतलब त्वरण, त्वरण को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट इज माइनस ई ई एक्स। ई एक्स जो है वो एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और एम इलेक्ट्रॉन का मास है। एंड डी वी डी अपॉन डी टी को हमने कहा है माइनस वी डी अपॉन टो, क्योंकि टक्कर से क्या हो रहा है कि नेगेटिव हम साइन हम लेंगे क्योंकि टक्कर से उसका वेग कम हो रहा है। तो यहाँ माइनस वी डी और टो है उसका रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि स्टेडी स्टेट में एक स्थायी अवस्था में वह पुनः जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस समय को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर बाई टो। आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कुछ समय पश्चात अपवाह वेग में परिवर्तन ज़ीरो हो जाता है। अभी मैंने बताया कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो उसे अपवाह वेग मिलता है, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में आने वाले आयन से वो टक्कर करते हैं। जब वो टक्कर करते हैं तो उनके अपवाह वेग में परिवर्तन आता है। लेकिन जब टक्कर कर चुके होते हैं, जब वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में वेस्ट या लॉस कर चुके होते हैं, तो क्या होता है, उनकी अपवाह वेग में एक नियतता आ जाती है, कॉन्स्टेंटली वो मूव करते हैं नियत वेग से। इसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। किसी भी सिस्टम की स्थायी अवस्था वह अवस्था होती है जहाँ पर वो अपनी एक नियत एनर्जी को कंटेन करके रखता है। तो जब एनर्जी का लॉस दूसरी एनर्जी में नहीं होगा उस तब हम क्या कहेंगे, उसे स्टेडी स्टेट कहेंगे। अतः स्थायी अवस्था में डी वी डी अपॉन डी टी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, मतलब ओवरऑल जो अपवाह वेग में परिवर्तन की दर है वो स्थायी अवस्था में ज़ीरो हो जाती है। तो देखिए इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने इस टर्म को रख दिया ज़ीरो, इस टर्म को ज़ीरो रख दिया। तो ये दोनों टर्म, जो ये दोनों टर्म्स हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हो गई, इक्विवेलेंट कर दी हमने यहाँ पर। तो यहाँ से हमने वी डी की वैल्यू निकाल ली, दिस इज माइनस ई ई एक्स टो अपॉन एम। सो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो एंड वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एक्स, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब वी डी जो है विश्रांति काल के
अनुक्रमण पाती है। जितना ज़्यादा विश्रांति काल होगा, इम्बैलेंसिंग कंडीशन से बैलेंसिंग कंडीशन की को ग्रहण करने के बाद जो टाइम लगता है जितना, उस टाइम को हम टॉ कहते हैं। तो टॉ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग होगा। अब सिंस जे एक्स जो करंट डेंसिटी है उसकी फॉर्मूला होता है -NeVd। यहाँ पर हम Vd की वैल्यू पुट कर देंगे तो जे एक्स में मिल जाएगा Ne²Ex टो अपॉन m। नेक्स्ट देखिए गतिशीलता, मोबिलिटी, म्यू। म्यू होता है हमारा Vd और Ex। Vd और Ex इक्वल्स टू -E टो अपॉन m। हमने यहाँ पर Vd की वैल्यू पुट कर दी तो हमारा फॉर्मूला म्यू का आ गया -E टो अपॉन m। यूनिट होगी इसकी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। देन विद्युत चालकता हमारी है सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू होती है जे एक्स और ई एक्स। सिग्मा की वैल्यू हमें मिल गई Ne² टो अपॉन m मो पर मीटर। Ne² टू ओवर m। अगर हम सिग्मा और म्यू को कंपेयर करें तो सिग्मा और म्यू में रिलेशन आ जाता है, सिग्मा इक्वल्स टू -Ne म्यू। तो ये कुछ जो फॉर्मुलेशन है ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़फुल चीज़ है। इनको फॉर्मूलाज को आप एक जगह बिल्कुल एक जगह लिख लें ताकि आपको ध्यान रहे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहे। और बेसिक जो है कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे हमने dVd और dt को दो पार्ट्स में तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से अपवाह वेग में परिवर्तन होता है। फर्स्ट है बाह्य क्षेत्र और सेकंड है टक्कर। इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के अपवाह वेग में परिवर्तन होता है। देन हम करेंगे कि स्टेडी स्टेट में हम बात करेंगे तो dVd और dt को हम जीरो कर देंगे। देन ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको इक्विवेलेंट कर देंगे, यहाँ से हमें Vd मिल जाएगा। Vd मिलने के बाद हम करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं, मोबिलिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सिग्मा और म्यू में हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके ना। देन अकॉर्डिंग टू ड्रूड, अब देखिए हम ड्रूड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स द्वारा दो लगातार टक्करों के बीच तय की गई दूरी को हम जानते हैं कि मीन फ्री पाथ कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमने ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ा है। ब्राउनियन मोशन में जो पार्टिकल्स जो हैं आपस में टक्कर करते हैं दीवारों से, तो एक कोलिजन के बाद में दूसरी कोलिजन जब होती है तो उन दोनों कोलिजन्स के बीच में पार्टिकल जितनी दूरी तय करके जाता है दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब दो आयन कोर से, एक आयन कोर से टकराया, फिर कुछ दूरी पर गया दूसरे आयन कोर से टकराया, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, इसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ लैम्डा। तो देखिए माना कि कॉलिजन के बाद में हमने कहा कि ड्रिफ्ट, मान लिया हमने कि Vd जो है जीरो हो जाता है, हमारा जो अपवाह वेग है वो शून्य हो गया, इलेक्ट्रॉन जो एकदम से स्थिर अवस्था में आ गया। तो लैम्डा हमारा हो जाएगा औसत वेग गुणा समय, क्योंकि लैम्डा एक दूरी है और दूरी होती है वेग गुणा समय। वेग हमारा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या माध्य मुक्त पथ, माध्य वर्ग माध्य मूल वेग। ओके, वी बार जो है हमारा औसत वेग, इसकी वैल्यू हमारी होती है √3kT अपॉन m। ठीक है, यहाँ पर हमने और टो जो हमारा है वो है लैम्डा अपॉन वी बार। तो टो की वैल्यू हमारी आ गई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई √m अपॉन 3kT। एंड सिग्मा हमारा होता है Ne² टो अपॉन m। टो की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो यहाँ पर जो सिग्मा की डिपेंडेंसी हमारी वो आई कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन √T। ठीक है, लैम्डा हमारा वर्ग माध्य मूल माध्य मुक्त पथ है, और टी हमारा क्या है, समय है, टेम्परेचर है, टी इज द टेम्परेचर। लैम्डा हमारा माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ है एंड टी इज द टेम्परेचर। गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अकॉर्डिंगली टू डायनेमिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर जितना हम इंक्रीज करेंगे लैम्डा उतना ही कम होगा। मतलब कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे सिस्टम का, तो जो टक्करों के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, टक्करों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो दो टक्करों के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टक्कर जल्दी होंगी, टक्कर जल्दी होने का मतलब है कि दो टक्करों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लैम्डा जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है,
इसका मतलब सिग्मा जो होगी, अगर हम लैम्डा की जो डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पर ये पुट कर देते हैं इक्वेशन में, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है हमारा 1/T⁻3/2। ठीक है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2 या सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/T⁻3/2। सो प्रतिरोधकता रो निकालेंगे, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। रो की वैल्यू हमारी आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 3/2, बट एक्सपेरिमेंटली सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T के, और हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं 1/T⁻3/2। सो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये ड्रूड लॉरेंज थ्योरी को यहाँ पर फेल करती है। तो इसके लिए नेक्स्ट हम इसकी शॉर्ट कमिंग्स जो है वो हम पीडीएफ में देखेंगे। नेक्स्ट बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन हम यहाँ नेक्स्ट लेते हैं। बोल्ट्जमैन ने जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन दी वो आधार मानी थी फर्मी डिराक स्टेट्स को। इन्होंने जो वितरण बताया इलेक्ट्रॉन्स का वो बताया सिस्टम में फर्मी डिराक सांख्यिकी को पालन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या माना कि माना एफ जो है वितरण फलन है, दैट मीन वितरण फलन क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्वांटम स्टेट। बाह्य बल लगाना, हमने ई जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बाह्य, उससे क्या होगा, निकाय का जो वितरण फलन है वो असम्मित हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने माना था कि ये सम्मित है वाई एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हर एक जो वेलोसिटी हमें मिल रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट एक माइनस एक्स डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी मिलेगी, जिससे ओवरऑल जो वेलोसिटी का वितरण होगा वो ज़ीरो होगा। तो इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो निकाय में वितरण फलन असम्मित हो जाता है। वितरण फलन का जो परिवर्तन हो रहा है उसके दो कारण हैं। एक तो है आयन, जालक आयन से टक्कर कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड इज इम्प्योरिटीज एंड लैटिस इम्परफेक्शंस, क्योंकि सिस्टम में जो जालक है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, या लैटिस जो है इम्परफेक्शन हो सकता है, उसकी जो शेप साइज है वो चेंज हो सकती है। सो वितरण फलन में चेंज इस प्रकार से होता है कि निकाय कुछ समय पश्चात स्थायी अवस्था में आ जाता है। वितरण फलन हमारा चेंज हो रहा है, वो चेंज जो होंगे उसमें वो इस प्रकार से होंगे कि निकाय कुछ समय पश्चात स्थायी अवस्था को, डायनेमिकल इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट में वितरण फलन में समय के साथ कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्थायी अवस्था का मतलब यही है कि समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। dF/dt ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है बाहरी, तो उसकी वजह से वितरण फलन में समय के साथ कितना परिवर्तन आएगा देखते हैं। लेट अस अज्यूम ए फेज स्पेस, इसके लिए हमने एक फेज स्पेस माना है। इसमें जो फेज स्पेस में हम किसी पॉइंट की स्थिति को 6 कोऑर्डिनेट्स के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिनमें एक्स वाई जेड तो 3 स्थिति निर्देशांक होते हैं, और पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ही संवेग निर्देशांक भी होते हैं। तो अल्पांश आयतन जो dv लेंगे हम इसमें, उसमें लिया है dx dy dz dpx dpy dpz। ये एक हम एक क्यूब के रूप में इसमें मान सकते हैं। यहाँ पर माना फेज स्पेस में इलेक्ट्रॉन गैस निकाय का वितरण फलन f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और f किसका फलन है, स्थिति और संवेग निर्देशांकों का। यहाँ पर निकाय का वितरण फलन हम f मान रहे हैं पर क्वांटम स्टेट। निकाय के अल्पांश आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या dn की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें हम f को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्पांश आयतन से। सो dn हम मिलेगी f x y z dpx dpy px py pz, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अल्पांश आयतन से, जो कि है dx dy dz dpx dpy एंड dpz। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन गैस पे एक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के संवेग में परिवर्तन होगा। इलेक्ट्रॉन के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, dp इक्वल्स टू f dt, क्योंकि हम dt समय में अगर देखें कि कितना परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अप्लाइड फोर्स से, दैट इज f इंटू dt। इस संवेग में परिवर्तन की वजह से वितरण फलन f में भी चेंज होगा। तो देखिए डिफरेंट टाइम्स पर इलेक्ट्रॉन 1 के द्वारा रिप्रेजेंट, इक्वेशन 1 के द्वारा रिप्रेजेंट स्पेशल एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। मतलब कि अलग अलग टाइम पर देखिए इक्वेशन 1 में जो कोऑर्डिनेट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ये जनरल कोऑर्डिनेट्स के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें डिफरेंट टाइम्स की अगर हम बात करें कि एक्स डायरेक्शन में
जो कोऑर्डिनेट है किसी इलेक्ट्रॉन का, तो उनमें कितना परिवर्तन आएगा। तो ये डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने मान लिया कि समय t प्लस डेल्टा टी पर, जहाँ पर डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है, अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निम्न पॉइंट पर पाए जाएंगे। हमने मान लिया कि x में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमने कह दिया वी एक्स डेल्टा टी, क्योंकि x जो है एक स्थिति निर्देशांक है, पोजीशन को शो कर रहा है। तो पोजीशन इक्विवेलेंट होती है वेलोसिटी इंटू टाइम। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको हमने वी एक्स लिया है और टाइम हमारा बहुत स्मॉल है, दैट इज डेल्टा टी। तो ओवरऑल जो चेंज हो गया x में वो हो गया x प्लस वी एक्स डेल्टा टी। इसी तरह y में y प्लस वी वाई डेल्टा टी। इसी तरह z में z प्लस वी जेड डेल्टा टी। px में हम जो परिवर्तन देखेंगे वो होगा px प्लस, और परिवर्तन को हमने लिख दिया है डी पी इक्वल्स टू एफ डी टी होता है, क्योंकि सो एफ एक्स डेल्टा टी, इधर एफ वाई डेल्टा टी और एफ जेड डेल्टा टी। समय t प्लस डेल्टा टी पर आयतन अल्पांश डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मतलब एक समय पर तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। देन नेक्स्ट t प्लस डेल्टा टी, एक कुछ समय पश्चात अगर हम देखते हैं तो इसी आयतन अल्पांश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डिफरेंट जो हमने कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस देखे थे, इनको हम इनका फंक्शन मानेंगे f को अब। तो f इज़ अ फंक्शन ऑफ दीज डिफरेंट चेंजेबल कोऑर्डिनेट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम इंटरवल, आयतन अल्पांश। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि ल्यूवेल थ्योरम, एक ल्यूवेल थ्योरम होती है जो कहती है कि स्टेडी स्टेट में किसी भी एंसेम्बल में जो टोटल स्टेट्स होती हैं, टोटल जो स्टेट्स होती हैं वो किसी भी समय जो दो, अगर हम दो अलग अलग टाइम ले लें तो उनमें नंबर ऑफ डेंस स्टेट्स जो होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ल्यूवेल थ्योरम अलग अलग टाइमिंग्स पर वहाँ जो आयतन अल्पांश है उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स सेम होंगे। तो इसलिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्विवेलेंट कर देते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डेल्टा एफ ओवर डेल्टा टी, टाइम के साथ जो इसमें वितरण फलन में परिवर्तन हुआ है फील्ड की वजह से, अप्लाइड फील्ड की वजह से, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स वी एक्स। और माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चेंज यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए ये जो एक्स प्लस वी एक्स डेल्टा टी, और हमें यहाँ इक्विवेलेंट करना है किससे, इसे हमें इक्विवेलेंट करना है इक्वेशन नंबर 1 से, जिसमें f इज अ फंक्शन ऑफ ओनली x। x डायरेक्शन में अगर x कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं तो फलन f एक फंक्शन है किसका, x का। लेकिन यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में वो फंक्शन है किसका, x प्लस वी एक्स डेल्टा टी का। तो समय में परिवर्तन, समय के साथ वितरण फलन में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो हम इसे नेगेटिव साइन से देंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उस आयतन अल्पांश में अलग अलग समय पे अलग सेम स्टेट्स होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो इस वजह से हम इसे नेगेटिव साइन देंगे, माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स वी एक्स। इसी तरह वाई डायरेक्शन में माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई वी वाई, माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड वी जेड। इसी तरह से संवेग का संवेग निर्देशांकों के लिए माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा पी एक्स एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने 6 टर्म्स लिख दी। हाँ, हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट माइनस कॉमन ले लिया, वी एक्स डेल्टा एफ ओवर डेल एक्स प्लस वी वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस वी जेड डेल्टा एफ ओवर डेल जेड। इसी तरह से सेकेंड टर्म हमने लिख दी। यहाँ जो माइनस हमने साइन बाहर ले लिया, अंदर वाली राशि को हम माइनस वी वेक्टर वी डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं किसके साथ, ये जो डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, ये हमारी ग्रेडियंट को शो कर रहा है, स्थिति
निर्देशांकों में ग्रेडियंट को शो कर रहा है। सो डॉट डेल आर एफ, एफ हमारा वितरण फलन है, माइनस एफ सेकेंड टर्म में हमने माइनस एफ फोर्स को डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया, माइनस एफ वेक्टर डॉट नेक्स्ट जो डेल और डेल पी एक्स प्लस डेल और डेल पी वाई प्लस डेल और डेल पी जेड है वो संवेग निर्देशांकों में संवेग संकारक को व्यक्त कर रहा है, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ पी। सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ पी ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों हमने टर्म्स लिख दी हैं। डिफाइन डेल डी एफ और डी टी टक्कर जो कोलिजन की वजह से इसमें वितरण फलन में परिवर्तन है, परिवर्तन की दर है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के जालक आयंस अशुद्धियों या जालक दोषों लैटिस इम्परफेक्शन से टक्करों के कारण दिए गए अल्पांश आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में अर्थात वितरण फलन में परिवर्तन की दर को व्यक्त कर रहा है। इसलिए वितरण फलन में कुल परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी टी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्लस डी एफ अपॉन डी टी टक्कर की वजह से। सो डी एफ और डी टी इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमने अभी ये इक्वेशन नंबर 3 निकाला है। सो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, माइनस वी वेक्टर डॉट डेल आर एफ माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल पी एफ प्लस डी एफ अपॉन डी टी टक्कर। गतिक साम्यावस्था में हमने अभी देखा था कि गतिक साम्यावस्था में वितरण फलन में परिवर्तन की दर 0 हो जाती है। सो डी एफ और डी टी को हमने 0 कर दिया। यहाँ हमारा वी डॉट डेल आर एफ प्लस एफ डॉट डेल पी एफ दैट इज इक्वलेंट टू डी एफ अपॉन डी टी ऑफ कोलिजन। इसी को हम बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहते हैं। ये हमारी बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इक्वेशन है। नेक्स्ट लेट लोरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम है। लोरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम में दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो एफ की वैल्यू जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स की हम बात कर रहे हैं, सो एफ जो अप्लाइड फोर्स होगा वो हमारा आएगा माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई प्लस वी क्रॉस बी। सो बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम एफ की जगह एक्सटर्नल फोर्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एफ। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।